हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। कोचिंग रिपब्लिक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोज, हमारी क्लासेस पसंद आती है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस। आगे बढ़ें उससे पहले रोज की तरीके से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ख्याल रखें। और चूंकि आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग ब्लू कट लेंसेज का इस्तेमाल करें। अगर आप पावर का चश्मा लगाते हैं तो पावर के ब्लू कट लेंसेज इस्तेमाल करें, अदरवाइज 0 नंबर के। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हेडफोन लगाकर क्लासेस ना अटेंड करे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें कानों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अगर आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की आवाज कम है, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक्सटर्नल स्पीकर का प्रयोग करें प्लीज। समय बेहद कीमती है और समय का उपयोग जाने, समय की कीमत जाने। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बहुत लंबा समय आप लोगों ने खराब कर दिया है तो आप लोग वापसी नहीं कर सकते। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। मैं डेली एक ही बात बोलता हूं, आप जिस समय शुरुआत करेंगे वही आपका समय होगा। जब जागो तभी सवेरा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, योर टाइम इज लिमिटेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपका जो समय है वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। अपने समय का मूल्य पहचाने। क्लास है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस की, और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज जिस चीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है संगम एज। अब संगम एज पर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले समझना जरूरी ये है कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ संगम इज। संगम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इस समय को हम लोग संगम एज के नाम से क्यों जानते हैं, राइट? क्या ऐसा है कि जिन राज्यों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो किन्हीं दो नदियों के संगम पर बसे हुए थे, या कोई और कारण हो सकता है? तो मैं आपको सुस्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी समय को उस चीज से जाना जाता है जो उस समय की सबसे प्रसिद्ध चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कॉलोनी में कोई आपका एक फ्रेंड रहता है जिसकी लंबाई मान लीजिए 6.5 फुट 7 फीट है, बहुत ज्यादा लंबा है वो, तो और आप जो है पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, तो आपकी मॉम या आपके घर पर कोई और बड़ा सदस्य पूछेगा कि अरे उन लोगों को मिठाई दे दी जिनके घर में बहुत लंबा बच्चा है, राइट? क्योंकि वो सबसे अलग है, राइट? इसी तरीके से अगर आपकी कॉलोनी में फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी आदमी के पास रोल्स रॉयस है, राइट, और सबके घर बराबर के हैं, सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, तो अचानक उनके लिए बात की जाएगी, अरे उनके रोल्स रॉयस वालों के घर मिठाई पहुंचा दी क्या, या उनके घर इनविटेशन दे दिया क्या? क्योंकि वो सबसे अलग है, वो दूसरी किसी चीज किसी के पास नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने अपने घर को बहुत अजीब रंगों से रंग रखा है, लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है, पैरेट ग्रीन, ऑरेंज, तमाम तरह के कलर उसने कर रखे हैं, बहुत कलरफुल घर है उसका। तो उसके लिए यही कहा जाएगा, अरे वो रंग बिरंगे घर वाले जो हैं उनके घर गए थे क्या, राइट? तो जो सबसे अलग चीज होती है, या ये कह लीजिए जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, जो सबसे ज्यादा अलग दिखाई देती है, राइट, उस चीज के नाम से उससे संबंधित लोगों को, उससे संबंधित जगहों को जाना जाने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो संगम काल को संगम काल बोलने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि संगम का मतलब किन्हीं दो नदियों का संगम नहीं है, राइट? संगम का मतलब है बेसिकली समागम, राइट? या फिर और ज्यादा आसानी से बताऊं तो इसका मतलब है सम्मेलन। आप लोगों ने सुना होगा कवि सम्मेलन। तो यहां पर इस सम्मेलन को बनाया गया है बेसिकली संगम, कवियों का संगम, तमाम कवियों का संगम जहां पर हुआ, राइट? अब आप कहेंगे कि आखिर कवि सम्मेलन क्या इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, इतने ज्यादा डोमिनेंट हो गए कि उस पूरे काल को संगम काल के नाम से जाने लगा? बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुल मिलाकर 3 संगम हुए, राइट? यानी कुल मिलाकर 3 कवि सम्मेलन हुए। ये संगम 9,999 सालों तक चले। ऐसा कहा जाता है कि इन संगमों का जो कालक्रम था वो पूरे 9,999 सालों तक चला। 197 राजाओं ने, ठीक है,
स्पेशली पांड्यन किंग्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो 197 पांड्यन किंग्स ने इन संगमों को आयोजित किया, जो कुल मिलाकर ये 3 संगम हुआ करते थे और 9,999 सालों तक ये संगम चले और 8,500 से ज्यादा कवियों ने इनमें पार्टिसिपेट किया। और इस दौरान तमाम बेतहाशा तमिल लिटरेचर लिखा गया, बेइंतहा तमिल लिटरेचर लिखा गया। आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज 9,999 सालों तक चल रही है, लगातार चल रही है, 197 पांड्यन किंग उसे होस्ट कर रहे हैं, 8,500 से ज्यादा कवि उस संगम में, इन संगमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस काल में इन संगमों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं रही होगी। और इन संगमों में बनने वाला, लिखा जाने वाला तमिल लिटरेचर कितना ज्यादा विशालकाय रहा होगा। इसी वजह से बेसिकली इस काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो इनमें से 2 संगमों के लिए कहा जाता है कि 2 संगम प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल में लिखे गए, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखे गए, और एक आधुनिक काल में। और जनरली अगर बात की जाए तो 3री से 6वीं शताब्दी के आसपास ईस्वी में संगम लिटरेचर कंप्लीट माना जाता है। ऑल्दो तीसरे संगम के कुछ लिटरेचर के कुछ अंश 2री शताब्दी के भी माने जाते हैं, 2nd सेंचुरी एडी के भी माने जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी संगम काल के बारे में। उस संगम काल के दौरान बेसिकली कौन कौन से राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों की राजनीति कैसी हुआ करती थी, उन राज्यों का समाज कैसा हुआ करता था, उन राज्यों में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था का क्या आधार हुआ करता था, और वो लोग किन किन भगवानों को पूजते थे, उनका धार्मिक मत क्या हुआ करते थे, उनके रिलीजियस बिलीफ्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है। उस समय पर औरतों की क्या स्थिति हुआ करती थी, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसे हम लोग संगम एज के रूप में पढ़ेंगे। संगम एज को संगम एज क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संगम एज में संगम शब्द का मतलब जो है ये कवि सम्मेलन से है, और इसको संगम एज इस वजह से कहा गया क्योंकि संगम काल के दौरान या उस समय के दौरान संगमों से ज्यादा बड़ी कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। उस समय से ज्यादा लिटरेचर कभी लिखा ही नहीं गया, राइट। और उस पूरे कालक्रम के दौरान तमिल लिटरेचर का बोलबाला रहा। इसी वजह से बेसिकली इस समय को हम लोग संगम काल के नाम से जानते हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 संगम हुए कुल मिलाकर, और 197 पांड्यन किंग्स ने इसको होस्ट किया, और इस दौरान बेइंतहा बेतहाशा तमिल लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कालक्रम जो रहा वो लगभग 9,999 सालों तक माना जाता है, 10,000 साल अप्रोक्सीमेटली। और इस दौरान अगर लगातार चलने वाले संगम हो तो उस दौरान लिटरेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, राइट। संगम काल के दौरान बेसिकली जो राजवंश हुआ करते थे, चाहे मैं चोल की बात करूं, पांड्यास की बात करूं, चेरास की बात करूं, सत्यपुत्रास की बात करूं, इन सभी की निशानियां हमें अशोक के शिलालेखों से भी मिलती हैं, राइट। अशोक के शिलालेखों में ये इन लोगों के बारे में लिखा गया है कि ये मेरे पड़ोसी हुआ करते हैं। अगर मैं इन कालक्रमों की बात करूं और इस दौरान इन राजवंशों की बात करूं, चाहे चोलास की, पांड्यास की, चेरास की और सत्यपुत्रास की, तो ये वो समय था जिसे हम लोग मेगालिथिक कल्चर से मानकर जोड़कर देख सकते हैं। मेगालिथिक कल्चर आप लोगों को याद होगा, जिस समय की सारी निशानियां हमें मिली हैं मेगालिथ्स से, राइट। क्योंकि एक घटना जो पास्ट टेंस में घट चुकी है, उस घटना को जानने के लिए हमारे पास कोई आई विटनेस तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये समय इतना ज्यादा पुराना है। तो उस घटना को जानने के लिए हमें अलग अलग स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है, अलग अलग सोर्सेस पर रिलाय करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई अपराध की एक घटना घट गई, वहां पर पुलिस मौजूद तो है नहीं, लेकिन उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस तमाम सोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू करती है, जिसमें सीसीटीवी की फुटेज भी हो सकती है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, ब्लड सैंपल्स हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ चश्मदीदों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, उन लोगों से पूछताछ की जाती है कि आपने किसको आते हुए देखा, किसको जाते हुए देखा। उसके अलावा मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि इस समय पर इस लोकेशन में कितने मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे। पुलिस एक घटना में मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, और अनेकों बार वो लोग बेसिकली क्राइम की जड़ तक पहुंच जाते हैं और एक क्रिमिनल को
पकड़कर सामने भी पेश कर देते हैं। तो पुलिस उस घटना को सुलझाती है जहां पर पुलिस नहीं थी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इतिहास को सुलझाते हैं। अलग अलग प्रमाणों के आधार पर हम लोग उस समय के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस दौरान खुदाई की गई और तमाम 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अलग अलग शहर हमारे सामने निकलकर सामने आए। उन शहरों से जो भी हमें अवशेष मिले, उन अवशेषों का हम लोगों ने सिस्टमेटिक अध्ययन किया, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, स्टडी करी, और उससे हम लोगों को पता चला कि अच्छा ये लोग इस तरीके से रहा करते थे, ये लोग ये चीजें खाया करते थे, ये लोग ये चीजें पहना करते थे, इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे या इन धातुओं से परिचित हुआ करते थे। राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं दक्षिण भारत की बात करता हूं तो दक्षिण भारत के उस समय के इतिहास को जानने के लिए मेगालिथ्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेगालिथ क्या हुआ करते थे कि लोगों को मृत्यु के उपरांत जो है कब्र में दफनाया जाता था, और शायद उन लोगों की मान्यता रही होगी कि जीवन के बाद भी एक जीवन होता है। ठीक है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के भी एक जीवन की कल्पना रही होगी, और आदमी को उस दूसरे जीवन में जो उसकी मृत्यु के बाद शुरू होता है अपनी रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इसी वजह से उस मरने वाले आदमी के साथ उसकी कब्र में उससे जुड़े हुए तमाम अस्त्र रखे जाया करते थे, शस्त्र रखे जाया करते थे, उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन रखे जाते थे, आभूषण रखे जाते थे, उसके कपड़े रहते थे, इवन उसके घोड़े के जो कपड़े हुआ करते थे वो भी रखे जाया करते थे। तमाम चीजें उस आदमी के साथ दफनाई जाया करती थी। अब उन चीजों को हम लोगों ने निकाला। अच्छा, उस कब्र को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया जाया करता था। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, और लिथ्स शब्द आया लिथोस से। लिथोस का मतलब होता है पत्थर। तो मेगालिथ्स जो है बेसिकली बड़े बड़े पत्थर थे जो कब्र के ऊपर रखे जाते थे। उन पत्थरों को हटाकर हमने वो कब्रें खोदी और उसके अंदर से जो सामान निकला हमने उस सामान की मदद से प्राचीन कालीन मटेरियल कल्चर को जानने की कोशिश करी कि लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह का औजार इस्तेमाल करते थे और किन किन धातुओं से लोग परिचित हुआ करते थे। राइट। इसी वजह से उस काल को हम लोग मेगालिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। मेगालिथिक कल्चर की अगर मैं बात करूं तो इन मेगालिथ्स के विश्लेषण से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि ये लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोहे की बनी हुई मिली हैं इनकी इन्हीं कब्रों में बेसिकली। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संगम एज जो थी इस दौरान राजवंश हुआ करते थे, चोलास का, पांड्यास का, चेरास का या सत्यपुत्रास का। राइट। इन सभी का जिक्र हमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है। अशोक ने इनकी चर्चा की अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने पड़ोसियों के रूप में। राइट। और उस कालक्रम को देखकर लगता है कि ये लोग मेगालिथिक कल्चर से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित थे और उस समय की तमाम जानकारी हमें उन मेगालिथिक कब्रों के से मिलने वाले सामान के विश्लेषण के बाद ही पता चलती है। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक ने अपने एडिक्ट्स में, अपनी राजाज्ञाज में, ठीक है, अपनी विज्ञप्ति में एडिक्ट 2 और एडिक्ट 3 में बताया है इनको साउथ किंगडम्स के नाम से, जिनमें मेंशन है चोला, पांड्या, सत्यपुत्रास, केरलापुत्रास एंड तंबपानी। करेक्ट। संगम वर सोसाइटीज ऑफ लर्नेड मैन, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इतना सारा लिटरेचर लिखा जाना, इतने सारे कवि सम्मेलनों को आयोजित किया जाना, ठीक है, तो अनपढ़ लोगों की बस की बात तो है नहीं भाई। ठीक है, तो वो एक सोसाइटी पढ़े लिखे लोगों का समाज हुआ करता था जिस दौरान अति विशाल तमिल लिटरेचर लिखा गया। अति विशाल, जिसमें तमाम स्त्रोत लिखे गए, तमाम गीत लिखे गए और न जाने क्या क्या चीजें लिखी गई। अगर मैं अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस की बात करता हूं तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अशोका के इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को संगम एज की डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से भी इन संगम काल के दौरान प्रचलित राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। राइट। जो हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शंस हैं ये राजा खारवेल ने लिखवाए थे, जो गुफाएं बेसिकली उदयगिरी में मिलती हैं। राइट। भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में। तो राजा खारवेल जो थे बेसिकली ये कलिंग के राजा हुआ करते थे और परम प्रतापी राजा जिन्होंने मगध तक आक्रमण किया था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक ये पहुंचे थे। ऑल्दो ये एक जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन फॉलोअर थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें लड़ने का बहुत बुरा शौक था। ठीक है, ही वॉज एडिक्टेड ऑफ वॉर्स। तो इन्हीं की जो हाथी गुम्फा है
उदयगिरी में बेसिकली वहां पर जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उससे भी, उन इंस्क्रिप्शन से भी हमें इन डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है, संगम कालीन राजवंशों के बारे में पता चलता है। सबसे पहला हिस्टोरिकल रेफरेंस जो हम लोगों को मिला है तमिल्स का, वो मिला है बेसिकली मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज 305 बीसी में, 305 बीसी में हिंदुस्तान आया था और इसको सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था और उस समय पर शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा। इसने इंडिका नाम की किताब लिखी और इंडिका एक बहुत अच्छा सोर्स है उस समय के इतिहास को जानने का, उस समय के मटेरियल कल्चर को जानने का, उस समय की राजनीति को जानने का, अर्थव्यवस्था को जानने का, समाज को जानने का, राइट, उस समय के रिलीजियस बिलीफ्स को जानने का। मेगास्थनीज भारत भ्रमण करता है, तमाम जगहों पर जाता है, अपने अनुभवों को अपनी किताब इंडिका में संकलित करता है, लिखता है। तो मेगास्थनीज ने ही सबसे पहले तमिल्स का जिक्र किया अपनी किताब में और उसने जिक्र किया था पांड्यास का। उसने पांड्यास के बारे में ये कहा था कि वो एक मैत्रिलिनियन डायनेस्टी है, वहां पर वो एक मातृत्व प्रधान डायनेस्टी है, मातृत्व प्रधान राजवंश है, वहां पर औरतों का शासन है। ऑल्दो मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में यह भी लिखा है उनके बारे में कि वहां पर 7 साल की लड़कियां भी माता हैं, 7 साल की लड़कियां भी माता हैं, राइट। तो हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं कि 7 साल की कोई बच्ची माता बने, राइट, लेकिन जिस तरीके से हमारे समाज में प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लिए एक विशेष दर्जा रहा है, खासतौर से अगर कन्याओं की बात की जाए, छोटे बच्चों की बात की जाए, तो हो सकता है उस समय पर जो लोग उन कन्याओं को अपनी रेस्पेक्ट ऑफर करते होंगे, उनके चरण स्पर्श करते होंगे, उन्हीं सब चीजों से प्रभावित हो गए या उन्हीं सब चीजों से कंफ्यूज होकर हो सकता है मेगास्थनीज ने लिख दिया हो कि भाई ये माता है, 7 साल की बच्ची मां बन गई, राइट। इस तरह की बातों का जिक्र शायद इसी वजह से आ सकता है। जैसे मेगास्थनीज ने अपनी किताब में जब भारत के वर्णों के बारे में लिखा तो उसने 6 या 7 वर्णों के बारे में लिख दिया, क्योंकि वो वर्ण और जातियों में कंफ्यूज हो गया था। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान आए और आप उसके सामने सीधे लिट्टी चोखा रख दो कि खाओ, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको खाऊं किस तरीके से, राइट, क्योंकि उसने उससे पहले वो चीज कभी खाई ही नहीं होगी। हाँ, आप सैंडविच रख दोगे, वो बड़े आराम से खा लेगा। तो अगर आप किसी चीज से यूज टू नहीं है, आप किसी चीज से परिचित नहीं है, तो उस चीज को तुरंत समझ पाना आपके लिए वाकई में मुश्किल होगा। और शायद यही मुश्किल मेगास्थनीज के सामने आई होगी। जब लोगों ने वहां पर छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श किए होंगे तो उसे लगा होगा कि ये माँ है और ये इसके पुत्र है। तब वो आश्चर्यचकित हो गया होगा कि केवल 7 साल की बच्ची माँ कैसे बन सकती है, और उसने इसी चीज को अपनी किताब में लिखा। तो सबसे पहले रेफरेंसेस, बेसिकली हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो है वो मेगास्थनीज ने लिखे। अब संगम एज के दौरान कौन कौन सी किंगडम्स हुआ करती थी, इनके बारे में जिक्र किया। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः 3 किंगडम हुआ करती थी कृष्णा नदी के दक्षिण में, बेसिकली चोला, पांड्या और चेराज, चेरा या फिर केरला पुत्राज, राइट। तो ये हो गए आपके चोला, ये हो गए पांड्याज और ये हो गए चेराज। ठीक है, चोल, पांड्या और चेर भी इनको बोलते हैं, करेक्ट। तो इन्हीं तीनों डायनेस्टीज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पांड्यास के बारे में सबसे पहली बार मेगास्थनीज ने ही अपनी किताब में लिखा था। उसने लिखा था कि वुमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है, और इसी ने बताया कि मातृत्व विशेष है, मातृत्व प्रधान है बेसिकली पांड्यास की जो सोसाइटी है, जो पांड्यास का समाज है, करेक्ट। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चेराज के साथ। चेराज का जो रॉयल एम्बलम हुआ करता था, जो निशान हुआ करता था, वो हुआ करता था धनुष बाण, राइट। इनकी राजधानी हुआ करती थी बेसिकली वंजी या करूर। इनको केरला पुत्राज कहकर भी बुलाया जाता था। ये हो गए आपके चेराज, राइट। इन लोगों की लगातार फाइट चलती थी चोलास के साथ और पांड्यास के साथ, बट ऑब्वियस सी बात है आज तक ये चीज सत्य है पूरी तरीके से। इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ठीक है। तो जैसे कि आपको इस मैप से बिल्कुल क्लियर है कि चेरा के पड़ोसी हुआ करते थे चोलास और चेरास के पड़ोसी हुआ करते थे पांड्यास। तो ये सभी लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। ये उस समय का इतिहास इन लोगों की आपसी लड़ाइयों से भरा पड़ा है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से चिढ़ की वजह से या फिर एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की वजह से, लेकिन ये लोग आपस में हर समय लड़ते रहते थे, ठीक है। नेदुनजराल अदन ये सबसे पहला चेरा किंग है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, नेदुनजराल अदन जो है इसने अपनी सेना महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं में भेजी थी, ठीक है।
अपनी सेना इसने पांडवों की तरफ भी भेजी और इसने कौरवों की तरफ भी भेजी। ठीक है, शायद ये सोच रही होगी कि इनमें से कोई ना कोई तो जीतेगा ही, ये प्रभावशाली राजा हैं और कोई भी जीत जाए मैं तो उसका भला बनकर रहूंगा कि देखो साहब मैंने आपकी तरफ सेना भेजी थी। राइट, इसी वजह से नेदुनजराल को उदयनजराल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रभात खबर, सुबह सुबह की न्यूज, मॉर्निंग न्यूज, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सेंगुत्तुवन या फिर रेड या गॉड चेरा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महान शासक कहलाया चेराज में। सबसे बड़ा राजा जो था, बेसिकली सबसे प्रभावशाली राजा जो चेरा किंग था, वो बेसिकली सेंगुत्तुवन था और माना जाता है कि इसने उत्तर भारत तक में आक्रमण किए और गंगा को भी पार किया। उत्तर भारत के राजा जो अपने आप को आर्य कहकर बुलाया करते थे जनरली, और उन लोगों का ये मानना था, उनकी ये मान्यता थी, उनकी सोच ऐसी थी कि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रेस है, प्रजाति है, वो आर्यंस की है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोगों को हराया जाना असंभव है। ठीक है, तो सेंगुत्तुवन ने उनको बताया कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं और हम केवल तुम तक पहुंच नहीं सकते, तुमको बहुत अच्छी तरीके से हरा भी सकते हैं। राइट, इसने बेसिकली कनग्गी देवी का मंदिर बनवाया। कनग्गी देवी का मंदिर क्यों बना था बेसिकली, इसका भी जिक्र आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास में। कनग्गी देवी को माता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनको बेसिकली फर्टिलिटी का या प्रजनन की माता माना जाता है और उसके अलावा स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, जो रीजनल लेवल पे जिसको कहा जाता है कि माता की बीमारी हो गई, इसको माता निकल आई है। ठीक है, उसमें चेचक जैसे ही दाने होते हैं, चेचक से थोड़े से छोटे होते हैं, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, तो बिल्कुल उस जैसे दाने होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, और ये माना जाता है कि माता का प्रकोप है, इस वजह से इस बच्चे को बेसिकली ये बीमारी हुई है। किसी भी व्यक्ति को जो होती है जीवन में, वो बीमारी अगर किसी को हुई तो केवल एक ही बार होती है, उससे ज्यादा बार नहीं होती, क्योंकि शरीर उसके बाद उस बीमारी के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। राइट, तो उस बीमारी को शांत करने के लिए और फर्टिलिटी के लिए, प्रजनन के लिए बेसिकली कनग्गी माता की पूजा की जाती है और इनका मंदिर जो है बेसिकली इन शासक ने बनवाया था। कनग्गी देवी कौन थी, इनके बारे में भी मैं अभी जिक्र करूंगा आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। दूसरी शताब्दी के बाद जो है बेसिकली चेरा पावर जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और उसके बाद 8वीं शताब्दी तक इन लोगों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। अगर मैं दूसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की बात करूं, राजवंश की बात करूं, तो वो थे चोल। बेसिकली इनका जो रॉयल एम्बलम हुआ करता था वो हुआ करता था टाइगर। राइट, और इसकी कैपिटल जो थी वो ओरियायूर थी, बाद में पुहार हुई, जिसको आज के समय के कावेरी पत्तनम के समकक्ष माना जाता है कि शायद पुहार जो है वो कावेरी पत्तनम ही रहा होगा। राइट, इसका जो सबसे पहला राजा था वो था उर्वा परहरे उलांजेल तनी, उर्वा परहरे उलांजेल तनी। राइट, लेकिन जो सबसे पहला प्रभावशाली राजा था उसका नाम था करिकला, जिसको कहा जाता है मैन विद द चर्ड लेग, चर्ड यानी कि जला हुआ शायद पैर। राइट, तो करिकला इस साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली राजा था और इसने किस तरीके से राजगद्दी हासिल करी, इस पूरे ड्रामा के बारे में पट्टू पट्टू नाम की कविता में डिटेल में लिखा गया है। अच्छा, करिकला के बारे में एक चीज और कही जाती है कि यह वैदिक धर्म का अनुयायी हुआ करता था। ऑल्दो अभी हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, और वैदिक धर्म सीमित हुआ करता था जनरली गंगाटेक दोआब तक। राइट, लेकिन दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का जो राजा हुआ करता था करिकला, द मैन विद द चर्ड लेग, उसके लिए भी माना जाता है कि वो वैदिक धर्म का फॉलोअर हुआ करता था। और हम इस चीज को रिलीजियन में जानने की कोशिश करेंगे आज ही, इनके धार्मिक मत कैसे हुआ करते थे, उस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि आखिर वैदिक रिलीजन को, वैदिक धर्म को दक्षिण भारत तक ले जाने का श्रेय किसे जाता है। राइट, अच्छा, इसके बारे में एक और चीज है कि जो इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था करिकला का, इसने 1 दर्जन से ज्यादा चेरा और पांड्यन राजाओं के एक समूह को हराया था। ठीक है, एक समूह था जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा राजाओं ने अपनी सेनाएं भेज रखी थी। उस समूह को अकेले बेसिकली करिकला ने हराया, जिसकी वजह से इसका प्रभुत्व वहां पर जो है स्थापित हो गया पूरी तरीके से सारे राजाओं में। राइट, तो वेन्नी में युद्ध हुआ था ये तंजौर के पास। इस चीज का रिजल्ट ये हुआ कि मैंने जैसा आपको बताया कि इसका प्रभुत्व, इसका नायकत्व जो है स्थापित हो जाता है बाकी सारे राजाओं में और एंटायर तमिल कंट्री में। ठीक है, और
क्योंकि उन सभी राजाओं को हराया था, उनके राज्य को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो चोल राजवंश हुआ करता था उसकी टेरिटरीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये एक शानदार, बहुत ताकतवर नेवी रखता था, नौसेना रखता था, और इसने श्रीलंका को भी हरा रखा था। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं अपने राज्य को देने के लिए, ऐसा नहीं है कि ही वॉज एडिक्टेड ऑफ वॉर्स ओनली, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा ध्यान देता था। जो फॉरेस्ट लैंड थी बेसिकली, उसको इसने रहने लायक और उसको खेती के लायक बनाने के लिए तमाम प्रयास करे। उसके अलावा इसने इरिगेशनल टैंक्स, ये वो बनवाया करता था, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक जो थे, राइट, जो जिनमें पानी स्टोर करके रखा जाया करता था। कावेरी नहर की खुदाई भी इसने शुरू करवाई थी, और कावेरी नदी पर फ्लड बैंक्स भी बनवाए थे, क्योंकि बाढ़ के समय पर पानी जो है कच्चे किनारों को तोड़कर आबादी वाले इलाके में, रिहायशी इलाके में, खेती वाले इलाके में घुस जाया करता था, जिससे जान और माल की बहुत ज्यादा क्षति हुआ करती थी। तो करिकला वो राजा था बेसिकली जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कावेरी नहर का निर्माण करवाया जो काम आती थी लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, और उसके अलावा खेती के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कावेरी नदी जो हुआ करती थी उसके किनारे टूट जाया करते थे बरसात में, बाढ़ की वजह से, अधिक पानी आने की वजह से, और वो पानी जब शहर में और गांव में घुसता था तो उससे जान माल की क्षति होती, तो उसको पक्का करवाया इसने, राइट। करिकला को 7 म्यूजिक वाद्य यंत्रों का, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्रों का मास्टर कहा जाता है। और करिकला के बाद चोल पावर जो थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, कम होती चली गई, राइट। अब उस समय की एक और डायनेस्टी हुआ करती थी, एक और राजवंश हुआ करता था, पांड्याज, जिनका निशान हुआ करता था फिश। इनकी राजधानी हुआ करती थी मदुरई। इनके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि इस पूरे समय काल को हम संगम काल के नाम से जानते हैं, और संगम काल का नाम संगम रखने के पीछे कारण यह कि उस दौरान तमाम कवि सम्मेलन हुए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, और उन सभी कवि सम्मेलनों को जो 9,999 सालों तक चले, 3 कवि सम्मेलन या 3 संगम, उनको होस्ट किया था पांड्यन किंग्स ने बेसिकली। 197 उनकी गिनती थी जिन राजाओं ने इन संगमों को होस्ट किया, और जिसमें 8,500 से ज्यादा कवियों ने पार्टिसिपेट किया, राइट। इनके बारे में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मेगास्थनीज ने मेंशन किया था अपनी किताब में, और उसने ये भी कहा था कि ये महिला प्रधान शासन था इन लोगों का, और ये जो जगह फेमस थी बेसिकली पर्ल्स के लिए फेमस थी, ठीक है, महिलाओं के शासन के लिए तो प्रसिद्ध थी, लेकिन साथ साथ मोतियों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। एक पोएट हुए हैं भगुंडी मरुदन, इन्होंने कहा है कि इस राजवंश का जो सबसे पहला शासक था वो था नेदियान, ठीक है, पुदप्पा नेदियान जिसका पूरा नाम था। तो भगुंडी या भागुंडी ने मरुदन के अनुसार उस समय का जो सबसे पहला राजा था पांड्यास का, उसका नाम था नेदियान या पुदप्पा नेदियान। लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा डाउट में है, बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नेदियान के बारे में नहीं। माना जाता है कि पहरुली नदी के एग्जिस्टेंस के पीछे, उसके अस्तित्व के पीछे नेदियान का ही योगदान है, और नेदियान वो राजा था जिसने सबसे पहली बार सी वर्शिप यानी कि समुद्र की पूजा प्रारंभ की थी, राइट। मुद्दुकुदुमी ये दूसरा शासक हुआ करता था पांड्यास का। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी समस्या थी, जो भी राजा इससे युद्ध में हार जाया करते थे तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा हार्श था, बहुत ज्यादा अन्यायी, राइट। तमाम यज्ञ इसने करे थे, ये यज्ञ करने का, वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। तीसरा जो राजा था उसका नाम था नेदुनजेलियान, ठीक है, नेदुनजेलियान पांड्यन किंग था, और इसके लिए भी यही बात कही जाती है कि इसने भी एक आर्यन आर्मी को हराया था, राइट। जैसे मैंने करिकला के बारे में बताया था कि जो गंगा को पार करते हुए उत्तर भारत तक इन्वेड कर गया था, बिल्कुल उसी तरीके से नेदुनजेलियान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी एक ऐसा ही शासक था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने भी एक आर्यन सेना को हराया। तो ये तीनों, ये डिटेल थी बेसिकली चेरास के बारे में, चोलास के बारे में और पांड्यास के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं संगम एज के लिटरेचर की, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि संगम काल को कहते ही संगम काल इस वजह से है क्योंकि इस दौरान तमाम संगम हुए, और उन संगमों के दौरान बहुत ज्यादा तमिल लिटरेचर लिखा गया। तो आखिर वो लिटरेचर क्या था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9,999 सालों तक चलने वाले
इन 3 संगमों में, जिनमें से 2 संगम प्री हिस्टोरिक एरा या प्रागैतिहासिक काल में हुए और एक संगम आधुनिक काल में हुआ, तो तीसरे संगम के बारे में अगर मैं बात करूं तो माना जाता है कि इसका ज्यादातर लिटरेचर 300 से 600 यानी कि तीसरी चौथी शताब्दी से लेकर छठी और सातवीं शताब्दी तक लिखा गया। हाँ, लेकिन इसके कई अंश हमें दूसरी शताब्दी के भी देखने को मिलते हैं, दूसरी शताब्दी ईसवी के, राइट, क्राइस्ट एरा के। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं कहा जा सकता, जो अगर मैं इनके फाइनल कंपाइलेशन की बात करता हूं। संगम लिटरेचर में 2 तरीके से घटनाओं को बताया गया है, ठीक है। एक तो नरेटिव्स में, जिसमें घटनाओं का वर्णन किया गया है, दूसरा है डायडेक्टिक, यानी कि जो नैतिक शिक्षा से संबंधित है, उस समय का पूरा लिटरेचर। जो नरेटिव टेक्स्ट है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं मेल कन्नकू, यानी कि 18 मेजर वर्क्स। और वहीं पर अगर नैतिक शिक्षा से संबंधित डायडेक्टिक जो है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं किल कन्नकू, यानी कि 18 माइनर वर्क्स, राइट। संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंट लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, जो बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं जो उन संगमों के दौरान लिखी गई, एक है तोलक्का पीएम, जिसको लिखा है तोलक्का पीआर ने, राइट। ये एक तमिल ग्रामर की बुक है और जो ट्रेडिशन और सोसाइटी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देती है हमें संगम काल की, राइट। तमिल लिटरेचर में सबसे अग्रणी आप लोग इसको बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है एक तिरुकुराल, या फिर कुराल के नाम से बात करें, इसको लिखा है तिरुववल्लुवर, ठीक है, तिरुववल्लुवर ने लिखा है। और इसको 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है। इसे दक्षिण का वेद या फिर 5वां वेद कहा जाता है। 4 वेद हो गया आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और 5वां वेद हो गया तिरुकुराल या फिर कुराल, या इसे हम दक्षिण का वेद बोलते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में सारी शिक्षा दी गई है, सारी जानकारी दी गई है। वन ऑफ माई फेवरेट और उस समय की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट किताबों में से एक, जिसका नाम है शिलप्पाधिकारम, राइट। शिलप्पाधिकारम को लिखा है इलांगो आदिगल ने, ठीक है। ये एक शानदार किताब है। इसका असली मतलब होता है द ज्वेल्ड एंकलेट, यानी कि पायल, जो महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं, पायल जिस चीज को बोला जाता है, राइट। तो शिलप्पाधिकारम का असली मतलब ज्वेल्ड एंकलेट या पायल ही होता है। इसमें होता क्या है, जो इसकी कहानी है, मैंने कुछ देर पहले आपको कनग्गी देवी के मंदिर के बारे में बताया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि कनग्गी देवी के मंदिर की शुरुआत कैसी है। इसको हम लिटरेचर में समझने की कोशिश करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कहानी है बेसिकली कोवलन की और उसके अलावा माधवी की। कोवलन जो है वो पोहार का एक व्यापारी है, और माधवी जो है बेसिकली एक ऐसी स्त्री है जिसके चरित्र पर लोग बाग हमेशा उंगली उठाते रहते हैं। अच्छा, ये एक अलग बात है कि किसी भी स्त्री को उस तरह के गलत काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, अगर वो ही लोग जो उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं वो उसके पास जाना बंद कर दें, राइट। तो जो पर स्त्री गमन और वेश्या गमन में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के दामन तो पूरी तरीके से साफ है, लेकिन वो जिनके पास जाकर अपनी व्यभिचारिता की भूख को मिटाते हैं, वो उनको बदनाम करते हैं। तो एक्चुअली ये कहानी कोवलन की है, जो पोहार का एक व्यापारी था, और उसके अलावा एक माधवी नाम की एक स्त्री की है, जिसको समाज वेश्या के नाम से बुलाता है। उसकी उस स्थिति के लिए चाहे जिम्मेदार समाज ही हो, लेकिन समाज कहीं से भी दोषी नहीं है, केवल स्त्री दोषी है, ठीक है। बड़े अफसोसजनक बात यह है। तो ये बेसिकली इन दोनों के प्रेम से संबंधित एक कहानी है। और जब पोहार के उस व्यापारी का सब कुछ लुट जाता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है, तो फिर वो उसके बाद उसे पश्चाताप होता है और वो अपनी पत्नी के पास वापस लौटता है। उसकी पत्नी उसको पूरी तरीके से समझती है, और उसकी पत्नी का नाम था बेसिकली कनग्गी, राइट। तो उसकी पत्नी उससे कहती है आप परेशान ना हो, जो धन लुट गया, जो चला गया सो चला गया। उसकी पत्नी कनग्गी उसे अपनी एक पायल देती है, पायल जिसका मतलब होता है शिलप्पाधिकारम या फिर ज्वेल्ड एंकलेट, राइट। अपनी एक पायल देती है और कहती है आप इसे बेचकर अपना व्यापार शुरू कर दो दोबारा से, जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया, राइट। तो वो मदुरई में उससे फिर से अपना व्यापार शुरू करता है, लेकिन वहां की जो रानी हुआ करती थी, वो कोवलन के ऊपर आरोप लगा देती है कि तूने पायल चुराई है, ठीक है। और इस चोरी के इल्जाम के तहत बेसिकली उसको फांसी दे दी जाती है, कोवलन को। और अपने पति को फांसी पर लटका हुआ देख कनग्गी जो है वो श्राप देती है
और माना जाता है कनग्गी के श्राप की वजह से मदुरई शहर जो था पूरा का पूरा नष्ट हो गया। राइट। तो इट्स ए ग्रेट 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 पीस ऑफ वर्क, बहुत अच्छा नॉवल है ये सिलप्पाधिकारम, जिसका मतलब होता है पायल, जिसमें कहानी है बेसिकली कोवलन के एक वो कोवलन की जो पोहार का व्यापारी था, और उसके अलावा माधवी की, ठीक है, और कोवलन की पत्नी कनग्गी की। ठीक है। जो दूसरी कहानी है, जो एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है मनी मेकलाई। ठीक है। आजकल सीक्वल मूवीज बनती हैं, राइट, आजकल सीक्वल नॉवेल्स लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये सीक्वल आज से नहीं, सदियों से, हजारों साल पहले से लिखे जा रहे हैं। ठीक है। सिलप्पाधिकारम का सीक्वल है बेसिकली मनी मेकलाई। राइट। मनी मेकलाई में कहानी है बेसिकली एक लड़की की जिसका नाम है मनी मेकलाई, जो संतान है कोवलन की और माधवी की। राइट। कोवलन और माधवी की संतान है। तो कोवलन जो पोहार का व्यापारी था, और माधवी जिसके साथ उसका अफेयर था, जिसके साथ उसका प्रेम था, ना कि उसकी पत्नी से ये पुत्री हुई थी। राइट। तो इसको लिखा है सतनार ने। अच्छा, एक चीज देखिए कमाल की बात, कि दो अलग अलग किताबें दो अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं, और दूसरी किताब पहली किताब का सीक्वल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो राइटर्स रहे होंगे और क्या वो समय काल रहा होगा जिस समय पर हिंदुस्तान में इस तरह का काम हुआ करता था। राइट। इस तरह के लिटरेचर लिखे जाया करते थे। तो मनी मेकलाई के जन्म से संबंधित ये कहानी है। ये एक तरह से बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और सिलप्पाधिकारम और मनी मेकलाई की कहानी को पढ़ने के बाद ही उन राजा ने जो है बेसिकली कनग्गी देवी का मंदिर बनवाया था। और कनग्गी देवी, जिनको माना जाता है फर्टिलिटी की देवी, उसके अलावा स्मॉल पॉक्स की, माता की बीमारी के समय पर उन्हीं देवी माता की पूजा की जाती है, माता को उन के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। तो ये सिलप्पाधिकारम का सीक्वल है, उत्तर करती है, जो कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा सुनाती है, जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है बाद में। राइट। उसके अलावा शिवागा सिंधामणि, ये एक जैन संत हुआ करते थे, तिरुताक्तेवर, जिन्होंने लिखा था। इसको तीसरा संगम एपिक माना जाता है। ठीक है। सिलप्पाधिकारम, उसके बाद मनी मेकलाई, और तीसरा संगम एपिक है बेसिकली शिवागा सिद्धामणि। राइट। जो जैन संत के द्वारा लिखा गया। पट्टू पट्टू, जिसमें करिकला के गद्दी पर बैठने की कहानी है, किस तरीके से उसने ड्रामेटिक अंदाज में थ्रोन को कब्जाया। उसके अलावा पट्टू पट्टू पढ़ने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि करिकला जो है बेसिकली वैदिक रिलीजन का फॉलोवर था। ठीक है। ये लंबी पोएम्स हैं बेसिकली। उसके अलावा एतुत हो गई, ठीक है, ये संकलन है बेसिकली पोएटिक लिटरेचर का, कविताएं हैं इसके अंदर भी। नाला दियार और पालामोली, ये दोनों लिखी हैं बेसिकली मन्नू रुरई अरियायूर में। राइट। ये सभी इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो संगम काल के दौरान लिखे गए। अब हम लोग आते हैं इन सारे लिटरेचर्स की मदद से, बाकी प्रमाणों की मदद से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से, मेगालिथ्स की मदद से हम लोग संगम काल को और डिटेल में जान सकें, हम लोग उनकी पॉलिटी को जान सकें, उनकी इकोनॉमी जान सकें, उनके समाज को जान सकें, और उनके धर्म को जान सकें। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटरी के अनुसार ही राजा बना करते थे, पहले राजा, उसके बाद उसका राजा, उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, यानी वंशानुगत राजा हुआ करते थे। राजा को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, कोरबम, को या वेंदम, ये राजा के अलग अलग नाम हुआ करते थे। ठीक है। राजशाही निरंकुशता को कम करने के लिए, ठीक है, कई बार प्रयोग किया जाता था मिनिस्टर्स का, पोएट्स का, क्योंकि पोएट को ज्ञानी पुरुष माना जाया करता था, और मित्रों का। ये लोग कई बार अहम भूमिका निभाते थे कि राजा जो है वो कहीं अंधे डिसीजन तो नहीं लेता चला जा रहा है, वो राज्य के प्रति निरंकुश तो नहीं हो गया पूरी तरीके से। तो इन सब चीजों के लिए कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मंत्रीगणों ने, उसके अलावा पोएट्स ने, उसके अलावा राजा के मित्रों ने। ठीक है। ब्राह्मणों को इस समय पर सर्वोच्च पद पर आसीन माना गया। राइट। संगम राजा जो हुआ करते थे, ये अपने न्याय के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध थे, कि अपने न्याय में किसी तरह का अन्याय नहीं करते हैं। राइट। बिल्कुल इम्पार्शलिटी के साथ ये लोग जस्टिस करते हैं। जो राजा का दरबार हुआ करता था वो हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था, जिसे मनारम कहा जाता था। ठीक है। द किंग्स असेंबली मनारम, दैट वाज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। वो सबसे ऊंचा कोर्ट हुआ करता था, अंतिम कोर्ट हुआ करता था न्याय के लिए, न्याय के प्रति गुहार लगाने के लिए।
राजा रोज एक दरबार लगाता था जिसे नलावई कहते थे, जिसमें वो लोगों के मध्य या अलग अलग समूहों के मध्य जो मतभेद होते थे उनको दूर करने का काम किया करता था। राजा की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 5 काउंसिल्स हुआ करती थी, राइट। 5 समितियां हुआ करती थी जो राजा को असिस्ट भी करती थी और राजा की शक्तियों को थोड़ा सीमित भी करती थी। ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, उसकी आर्मी हुआ करती थी, उसके एनवॉयज हुआ करते थे और उसके स्पाइज हुआ करते थे। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाया करता था, राइट, इन 5 काउंसिल्स को। जो विलेज था बेसिकली दैट वाज द फंडामेंटल यूनिट, सबसे मूल इकाई जो था पूरे राज्य का वो गांव हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया पूरा का पूरा राज्य, इसमें सबसे मूल, सबसे इकाई जो थी वो गांव हुआ करते थे। अगर मैं पूरे राज्य की बात करूं तो उसे मंडलम कहकर बुलाया जाता था और इन छोटी छोटी इकाइयों को, छोटी छोटी जो इकाइयां हुआ करती थी इसकी गांव हुआ करती थी, राइट। नियोलिथिक कल्चर से जब से खेती शुरू हुई, ठीक है, नियोलिथिक कल्चर तो कहना बेकार है, लेकिन हाँ, खेती शुरू होने के बाद जब पहली बार टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब से कर प्रणाली शुरू हुई हिंदुस्तान के अंदर, तब से लैंड टैक्स ही सबसे मेजर सोर्स हुआ करता था राज्य के लिए टैक्स कलेक्ट करने का, राइट। तो संगम काल के दौरान भी यही श्रृंखला जारी थी। लैंड टैक्स सबसे बड़ा सिंगल सोर्स था रेवेन्यू जनरेट करने का, टैक्स जनरेट करने का, धन जनरेट करने का, जिस धन की मदद से राजा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया करता था या अपनी सेना मेंटेन रखा करता था। इसको करई के नाम से जाना जाता था, इस कर को करई कहकर बुलाया जाता था, राइट। एक जो पूरी टेरिटरी हुआ करती थी जहां से टैक्स आता था उसे हम वरियम वरी कहते थे, जिसका मतलब होता था टैक्स। एक टेरिटरी से आने वाला जो टैक्स था दैट वाज नोन एज वरियम वरी। जो ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करता था उसे वरियार बोला जाता था, वरियार बोला जाता था। टैक्स की जो कीमत थी वो थी, जो रेट था वो था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अगर किसी आदमी ने मान लीजिए 60 क्विंटल अनाज पैदा किया है तो 10 क्विंटल अनाज जो है बेसिकली वो उसका टैक्स में चला जाएगा, 50 क्विंटल उसके पास अपना बचेगा, राइट। और ट्रेड जो है उस समय पर काफी अच्छा हुआ करता था रोम वासियों के साथ और इजिप्ट वासियों के साथ, इसकी तमाम निशानियां मिलती हैं, ठीक है। राजा की जो आर्मी हुआ करती थी वो एक प्रॉपर आर्मी अपने पास मेंटेन रखते थे और राजा की आर्मी का जो कैप्टन था उसका नाम था, उसको एनादी कहकर बुलाया जाता था। आर्मी के 4 हिस्से हुआ करते थे, घोड़सवार हुआ करते थे, सॉरी रथ हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे और पैदल सेना हुआ करती थी, ठीक है। तो चतुरंगी सेना हुआ करती थी जिसमें 4 हिस्से हुआ करते थे सेना के, चाहे पैदल सैनिकों की बात करें, चाहे हम घोड़सवारों की बात करें, रथों की बात करें और हाथियों की बात करें, राइट। संगम लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया चेरा, चोला और पांड्या इन 3 राजवंशों के बारे में इसमें ज्यादातर चीजें पढ़ने को मिलती हैं। जो लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, लड़ने के पीछे कारण यही था एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ठीक है, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कारण था, ये तीनों लोग जो हैं बेसिकली महाभारत के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में लगे रहते थे। तीनों की ये इच्छा थी कि हमें महाभारत कालीन लोग जो हैं या फिर कुरु वंश के जो लोग हैं वो हमें जाने, ठीक है, हमें सर्वश्रेष्ठ माने दक्षिण की इन राजवंशों में, राइट। श्रीलंका के साथ भी इनके लगातार युद्ध चलते ही रहते थे। अब मैं बात करता हूं रिलीजियन की, इनके धार्मिक मत किस तरह के हुआ करते थे। अगर बात की जाए संगमकालीन राजवंशों की या संगमकालीन समाज की, ठीक है, तो इनका जो अपना लोकल रिलीजन हुआ करता था और वैदिक आर्यन रिलीजन हुआ करता था, इसका सिंथेसिस था बेसिकली इनका जो धर्म था, राइट। इसका सिंथेसिस हुआ करता था, इनका मिश्रण था एक तरीके से। ये लोग अपनी लोकल रीति रिवाजों को भी निभाते थे लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कुछ आर्यन रीति रिवाजों को, वैदिक रीति रिवाजों को भी निभाना प्रारंभ कर दिया था। वो अगस्त्य मुनि थे बेसिकली जिनको ये क्रेडिट जाता है कि वो लोग वैदिक रिलीजन को दक्षिण भारत लेकर पहुंचे, ठीक है। तो इस सिंथेसिस का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? अगस्त्य मुनि को, क्योंकि अगस्त्य मुनि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया लेकर पहुंचते हैं वैदिक रिलीजन। यहाँ का अपना एक लोकल रिलीजन भी था। तो ऐसा तो है नहीं कि अब वैदिक रिलीजन आ गया तो लोग अपने लोकल रिलीजन को भूल जाएं। हिंदुस्तान की तो प्रकृति ही रही है अडॉप्ट करने की।
ठीक है, दूसरी चीजों को अडॉप्ट करते रहो और अपने मूल कल्चर को बचाए रखो। तो बिल्कुल ऐसा ही दक्षिण में भी हुआ कि वैदिक रिलीजन दक्षिण में पहुंचता है तो उन्होंने वैदिक रिलीजन को भी अपनाया, और दक्षिण में जो उनका अपना लोकल रिलीजन हुआ करता था उसको भी जारी रखा, तो दोनों का सिंथेसिस हुआ। मुनि अगस्त को यह श्रेय जाता है कि वो वैदिक रिलीजन को लेकर दक्षिण भारत पहुंचे। ब्राह्मण जो थे बेसिकली उन्होंने अपने आप को राजा का पुरोहित के रूप में स्थापित कर लिया था, और माना जाता है कि वो सभी लोग अगस्त्य गोत्र से संबंधित थे, राइट। जो उस समय के राजा हुआ करते थे उन्होंने संरक्षण दिया वैदिक रिलीजन को, जिस वजह से वैदिक धर्मों को, वैदिक रिचुअल्स को, यज्ञों को वहां पर बहुत अधिक बढ़ावा मिला, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। दक्षिण भारत में मुरुगन जो थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भगवान थे जिनकी तमाम पूजा हुआ करती थी ड्यूरिंग द एंटायर संगम एज। बाद में इनको सुब्रमण्य कहकर बुलाया गया, और इनका दूसरा नाम हुआ करता था वेलन, ठीक है, प्रभु वेलन। तो ये इनके धार्मिक मत थे। अब हम लोग अगर इकोनॉमी की बात करें, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मेजर चंक जो था वो था टैक्स में लैंड टैक्स का, ठीक है, लैंड रेवेन्यू का। लैंड रेवेन्यू तभी होगा जब वहां पर खेती होती होगी, तो इकोनॉमी खेती से चलती थी मुख्य रूप से। उसके अलावा चरवाहे भी थे, शिकारी भी हुआ करते थे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी हुआ करते थे, बाकी सारी तमाम चीजें भी थी, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके रूप ले रही थी। लोग घर बनाने वाले भी हुआ करते थे, ज्वेलरी मेकर्स भी हुआ करते थे, चैरियट मेकर्स भी हुआ करते थे, लेकिन जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार था वो था खेती, राइट। ज्यादातर व्यापार बार्टर के माध्यम से हुआ करता था। बार्टर क्या होता है? विनिमय, एक्सचेंज, कि भाई मैंने तुम्हें गेहूं दिया, उसके बदले में तुम मुझे दूध दे दो या धान दे दो या रथ दे दो, जो भी चीज है, राइट। पैडी जिसे धान बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मीडियम था एक्सचेंज का, क्योंकि वहां पर धान सबसे ज्यादा खाया जाता था, आदमी को भोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ज्यादातर चीजें जो बिकती थी वो धान के बदले में बिकती थी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा फेमस मीडियम ऑफ एक्सचेंज था दैट वाज पैडी। मार्केट हुआ करते थे, अंगाड़ी कहकर जिन्हें बुलाया जाता है, और इन मार्केट प्लेसेस को अवनम कहकर भी बुलाते थे, राइट। जो सबसे ज्यादा चीफ प्रोडक्ट था खेती में वो पैडी हुआ करता था, राइट, एंड इट वाज लार्जली सप्लीमेंटेड बाय मिल्क एंड अदर वेराइटीज ऑफ कार। एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा था, इंटरनल ट्रेड तो था ही, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। अगर मैं बात करूं करिकल के पोर्ट की, तो यहां से पर्ल्स भेजे जाया करते थे, पर्ल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, मोतियों को एक्सपोर्ट किया जाता था। पुहार का जो पोर्ट था बेसिकली वो चोलास का था, और पोर्ट बंदर जो था बेसिकली वो चेराज का पोर्ट हुआ करता था। जो किताब है पेरिप्लस ऑफ अर्थेरियन सी, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से संगम कालीन राजवंशों का विदेशी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, राइट। इससे हमें सारी जानकारी मिलती है। अब हम आ जाते हैं समाज के ऊपर। ऑल्दो इसका डिस्कशन हमें सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम लोग समाज को जानने की कोशिश करते हैं। समाज बेसिकली बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग एक साथ रहा करते थे जनरली, राइट। कुछ लोग पहिए बनाते हैं तो पहिए बनाने वाले, रथ मेकर, ठीक है, चैरियट मेकर्स, और कपड़े बनाने वाले लोग, इस तरीके से समूहों में बटा हुआ था ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में, ठीक है। तो उसमें समाज बटा हुआ था। ये लोग एक प्रॉक्सिमिटी में रहा करते थे, ऑल्दो इनके घर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन इतनी दूरी पर नहीं थे कि आवाज लगाएं तो दूसरे आदमी को पता ना चले, करेक्ट। अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों ने अपने आप को संगम राजाओं के पुरोहित के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन बावजूद इसके संगम समाज जो था, संगम सोसाइटी जो थी, वो प्रीस्ट डोमिनेटेड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि प्रीस्ट के अनुसार ही सब कुछ होना है, पुरोहितों के अनुसार ही सब कुछ होना है, इस तरह का बिल्कुल भी वो नहीं था, राइट। स्त्रियों की दशा वाकई में अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति में थी। जो विधवा हुआ करती थी बेसिकली उन्हें अपने सारे बाल काट कर रहना पड़ता था, उसके अलावा कोई गहने वो पहन नहीं सकती थी, बिना मसालेदार उन्हें खाना खाना पड़ता था। जैसे वो स्त्री विधवा हो गई और उसमें उस स्त्री का ही दोष है, ठीक है। और अगर वो स्त्री अब विधवा हो गई है तो वो गंजा रहने से और अपने ज्वेलरी ना पहनने से और उसके अलावा सादा भोजन करने से न जाने क्या ठीक हो जाने वाला है, न जाने क्या
हो जाने वाला, न जाने क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या दूसरा आदमी लौट कर आ जाएगा जो गुजर चुका है। लेकिन स्त्रियों की दशा क्योंकि दयनीय थी। अच्छा, इतने पढ़े लिखे समाज में भी ये स्थिति खराब थी। करेक्ट, सती जो था वो फेयरली कॉमन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि करना ही करना है। ठीक है, जिसका मन हुआ वो सती हो गए, जिसका मन नहीं हुआ तो वो लोग सती नहीं हुआ करते थे। इट वॉज नॉट यूनिवर्सल। सभी लोग शकुन अपशकुन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में इन लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास हुआ करता था। खेती करने वाले जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, किसान थे, वो समाज का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, होने भी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि खेती से ही सबसे ज्यादा टैक्स आया करता था। ठीक है, तो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी उन्हें अरासर कहकर बुलाया जाता था, और एंटरटेनमेंट के लिए द डांस ऑफ द विरालीज, यानी नृत्यांगनाएं जो हुआ करती थी, डांसिंग गर्ल्स जो हुआ करते थे, उनका नृत्य देखा जाया करता था उस समय पर। करेक्ट। तो ये था बेसिकली संगम काल। संगम काल के 3 राजवंश मुख्य रूप से, चेरास, चोलास, पांड्यास, हमने उनको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी, उनके राजाओं को जानने के उनके राजाओं के बारे में जानने की कोशिश करी। उस समय पर जो लिटरेचर लिखा गया, जिस वजह से उसे संगम काल कहा जाता है, उसके जो मुख्य लिटरेचर थे, मुख्य किताबें थी, उनको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। उसके अलावा हम लोगों ने उस समय के समाज के बारे में, पॉलिटी के बारे में, धर्म के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। आप सभी लोग ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर भी। फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता के लिए आप बेशकीमती हैं। जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। 4 व्हीलर चलाते समय आप लोग सीट बेल्ट जरूर लगाएं। एक नियत गति में, लिमिटेड स्पीड में ही आप लोग अपने व्हीकल को चलाएं, और जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तब तक प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग गाड़ी ना चलाएं। देश का भविष्य हो, दुनिया का भविष्य हो, ठीक है, और ये भविष्य निर्भर करता है कि हमारे पास भविष्य में कितना जल होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप लोग जल बचाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें जल बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।